दिवाली का त्योहार आने वाला था। सुशीला की दोनों बहुएं रश्मि और करिश्मा भी दिवाली की तैयारियों में लगी हुई थी। सुशीला की बड़ी बहू रश्मि एक साधारण परिवार से आई हुई थी, जबकि करिश्मा, जिसकी इस घर में पहली दिवाली थी, वो बहुत ही अमीर खानदान की थी। इसलिए करिश्मा के नखरे भी बिल्कुल वैसे ही थे। माँ जी, वो करवा चौथ पर मेरे घर से जो देसी घी की मटरी आई थी वो कहाँ रखी है? वो वहीं टेबल पर रखी थी बहू, चेक करो। क्या ढूंढ रही हो करिश्मा? अपने मायके से आई हुई देसी घी वाली मटरी ढूंढ रही हूँ भाभी, पर मुझे पूरे टेबल पर कहीं नजर नहीं आ रही। मैं रसोई में भी देखा ही, वो वाली तो खत्म हो गई। जो मेरे घर से आई है वो वाली खा लो, वो रखी है। आपकी वाली मटरी तो मैं कभी ना खाऊं, और मेरी खत्म कैसे हो गई? इतनी सारी मम्मी ने भिजवाई थी। ओह अच्छा, वो इसलिए खत्म हो गई क्योंकि मेरी देसी घी की थी और आपकी साधारण तेल की। चलो अब छोड़ो भी, चीज आई है तो खत्म तो होगी ही। वैसे रश्मि के घर से जो मटरी आई है वो भी स्वाद है, मैंने खाई थी। नहीं रहने दीजिए, मैं बिस्कुट ले लूंगी चाय के साथ। करिश्मा की कुछ ऐसी ही बातें रश्मि को दिल पर लगने लगी थी, इसलिए वो करिश्मा से थोड़ा कम बात करती थी। सुशीला को अपनी दोनों बहुओं को दिवाली के गिफ्ट देने थे। सुशीला बहू को क्या गिफ्ट देने हैं तुमने बताया नहीं। सुनार के पास कब जाना है? हाँ, सोच रही हूँ शाम को चली जाऊंगी। तुम चलना, फिर मैं वहाँ जाकर देखती हूँ कि क्या खरीदना है। अपनी सास के मुंह से दिवाली के गिफ्ट की बात सुनकर करिश्मा बहुत खुश हो रही थी। वो जानबूझकर अपनी सास के पास गई और बोली, माँ जी, अगर मैं सही सुन रही हूँ तो क्या आप हमें दिवाली का गिफ्ट देने वाले हो? जहाँ तक मैं जानती हूँ आप मुझे तो महंगा गिफ्ट ही दोगी, क्योंकि मैं तो रश्मि भाभी से ज्यादा अमीर खानदान की हूँ। क्यों, मैं ठीक कह रही हूँ ना? करिश्मा बहू, अभी तो मैंने कुछ सोचा ही नहीं कि तुम दोनों को क्या देना है। अभी तो बस विचार ही कर रही थी। तुम्हारे ससुर जी के साथ शाम को बाजार जाऊंगी, तब देखती हूँ क्या पसंद आता है। करिश्मा की ये बात सुशीला को अच्छी नहीं लगी, पर वो मन ही मन सोचने लगी। मुझे ऐसा लगता है करिश्मा की ये बातें कहीं आगे चलकर दोनों देवरानी जेठानी के मन में एक दूसरे के लिए कड़वाहट न पैदा कर दें। मुझे इन दोनों के बीच के रिश्ते में से अमीरी और गरीबी का फर्क मिटाने के लिए कोई न कोई कदम तो उठाना ही पड़ेगा। सुशीला ने सोच लिया था कि वो अपनी दोनों बहुओं के बीच से अमीरी गरीबी का फर्क मिटाकर ही रहेगी, क्योंकि वो आने वाले भविष्य को देख रही थी। शाम को सुशीला ने अपनी बहुओं के लिए दिवाली के गिफ्ट लाकर अलमारी में रख दिए। छोटी दिवाली के दिन रश्मि के ससुराल वाले दिवाली का त्योहार देने आए तो उन्होंने करिश्मा को भी शगुन का लिफाफा दिया। करिश्मा, इस घर में तुम्हारी पहली दिवाली है और तुम भी रश्मि की तरह मेरी बेटी ही हो। ये लो मेरी तरफ से दिवाली का शगुन। थैंक यू आंटी। आंटी जी, आपने मुझे 500 रुपीज दिए है ना? अच्छा, ये 1 रुपया बाहर चिपका हुआ है। वैसे मेरे मम्मी पापा मॉर्निंग में आए थे दिवाली देने। भाभी, आपको कितने दिए थे लिफाफे में उन्होंने? आई थिंक 2100 थे। मेरे मम्मी पापा इतना ही देते हैं, इससे कम नहीं देते। कोई बात नहीं, प्यार से दिया हुआ हर तोहफा अच्छा होता है। अरे रश्मि बहू, अपने मम्मी पापा को चाय वगैरह दो। ये लो बहन जी, ये हमारे पड़ोस के हलवाई की फेमस मिठाई है, ये खाकर देखो। दोनों बहुओं के घर से दिवाली का सामान आया, उपहार आए, पर करिश्मा अपने परिवार के गुण गा रही थी। करिश्मा, कितनी बार दिवाली के सारे सामान देखोगी? बार बार गिफ्ट्स खोलती हो, बार बार डिब्बे में रख देती हो। तो क्या हुआ नीरज, मेरे मम्मी पापा देकर गए, जितनी बार देखूं मेरी मर्जी। इससे तुम्हें क्या परेशानी हो रही है? नहीं, परेशानी तो कोई नहीं है, मैं वैसे ही बोल रहा था। जब से मैं ऑफिस से आया हूँ तुम सारे गिफ्ट्स खोल रही हो। अब मिल गए ना सारे गिफ्ट्स, अब रख दो इन्हें। अभी नहीं मिले, अभी तो मुझे एक और गिफ्ट का वेट है जो मुझे कल दिवाली के दिन मिलेगा। मैंने देखा है मम्मी जी मेरे और रश्मि भाभी के लिए ज्वेलरी शॉप से कुछ महंगा खरीद कर लाई है। रश्मि को तो ये बात पता तक नहीं थी कि उसकी सास ने उसके लिए कोई दिवाली गिफ्ट खरीदा है। वो बेचारी तो दिवाली के कामों में ही लगी हुई थी। दिवाली का दिन आया तो सुशीला ने करिश्मा को अपने पास बुलाया। करिश्मा बहू, आओ मेरे पास बैठो और मेरी बात ध्यान से सुनो। देखो, अभी तुम्हें पूरी जिंदगी रिश्तों को निभाना है। हमारा क्या है, हम आज हैं पर कल नहीं, लेकिन तुम्हें रश्मि के साथ मिलजुल कर रहना चाहिए। जरूरत के समय अपने ही काम आते हैं। आज मैं तुम्हें एक उदाहरण से समझाऊंगी कि रश्मि तुम्हारे बारे में कितना अच्छा सोचती है, और मैं चाहूंगी कि तुम भी वैसा ही रश्मि के बारे में सोचो। ये देखो, मैं एक सोने का सेट लाई थी और एक चांदी का। मैं सोच रही थी मैं तुम्हें चांदी का सेट दे देती हूँ और रश्मि को सोने का। तुम्हें बुरा तो नहीं लगेगा ना? क्यों नहीं लगेगा माँ जी? एक तरफ आप मुझे कह रहे हो कि मैं भाभी के साथ बना कर रखूं, और दूसरी तरफ आप मुझे चांदी का सेट गिफ्ट कर रहे हो। आप दिवाली के गिफ्ट में ऐसा भेदभाव क्यों कर रहे हो, जबकि आप जानते हो मैं रश्मि भाभी से ज्यादा अमीर हूँ? बस यही उदाहरण देना था तुम्हें। एक काम करो, तुम कमरे से बाहर जाओ। रश्मि आएगी तो मैं उसे भी यही बात बोलूंगी, फिर तुम देखना कि वो क्या जवाब देती है। बस तुम देखती रहना। ठीक है, आप उन पर भी आजमा लो, पर जहाँ तक मैं उन्हें जानती हूँ वो तो बिल्कुल भी मुझे सोने का सेट नहीं देंगी। वो तो मुझे चांदी का ही देने वाली हैं। वो अपने लिए सोने का छोड़कर चांदी का थोड़ी लेंगी। करिश्मा कमरे से बाहर चली जाती है। अब सुशीला रश्मि को अपने पास बुलाती है और उसे भी वही बात कहती है।
माँ जी, आपने मुझे बुलाया? हाँ बहू, वो आज दिवाली है ना, इसलिए मैं तुम्हारे और करिश्मा बहू के लिए दिवाली का गिफ्ट लाई थी। पर थोड़ी सी दिक्कत आ गई। मैं सोने के 2 सेट खरीदने गई थी, पर एक सेट बहुत महंगा आ गया। दूसरे के पैसे नहीं बचे थे। और तुम तो जानती हो करिश्मा की इस घर में पहली दिवाली है, उसे तो महंगा उपहार देना बनता है। अगर तुम कहो तो मैं ये सोने का सेट करिश्मा को दे दूं और तुम्हें चांदी का। माँ जी, इसमें पूछने की क्या बात है? आप मुझसे पूछे बिना भी ये सोने का सेट करिश्मा को दे सकते थे, मुझे इसमें कोई ऐतराज नहीं। आपका दिया हुआ दिवाली का गिफ्ट, ये चांदी का सेट भी मेरे लिए सबसे अनमोल है। करिश्मा को आप सोने का ही सेट दो, उसे अच्छा लगेगा। उसके इस घर में पहली दिवाली है और मैं यही चाहती हूँ कि करिश्मा यहाँ पर दिवाली का त्योहार इतनी धूमधाम से मनाए कि उसे किसी बात की कोई कमी महसूस ना हो। जीती रहो बहू, मुझे तुमसे यही उम्मीद थी। करिश्मा कमरे में आती है, उसकी आंखें शर्म से झुकी हुई थी। अब तुम दोनों बहुओं को दिवाली गिफ्ट देने का समय आ गया है। मैं तुम दोनों से थोड़ा मजाक कर रही थी। मैं तुम दोनों के लिए सोने का एक सेट लाई हूँ। ये लो रश्मि बहू, तुम्हारा दिवाली गिफ्ट, और करिश्मा बहू, ये तुम्हारा दिवाली गिफ्ट। दिवाली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। थैंक यू माँ जी, आपको भी दिवाली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। करिश्मा के मन से अब अमीरी गरीबी का फर्क निकल गया था। ये देखकर सुशीला के मन को भी तसल्ली हो गई। दोनों बहुओं रश्मि और करिश्मा ने रात को दिवाली पूजन के समय वही सोने के सेट पहने जो उनकी सास ने दिवाली गिफ्ट में दिए थे। विनय बेटा, तुझे इसी दिन के लिए पढ़ाया लिखाया था क्या? अरे कॉलेज में पढ़ाई करके भी तू ये सब्जियां बेचता अच्छा लगता है क्या? देख, पूरा गांव हंस रहा है तुझ पर और मुझ पर भी। लोग हंसते हैं तो हंसने दीजिए बाबा, लेकिन मैं जानता हूं कि मैं क्या कर रहा हूं। अरे पर ये सब्जियां बेचकर क्या हासिल होगा तुझे? तू शहर जाकर कोई नौकरी क्यों नहीं कर लेता? बाबा, शहर जाकर नौकरी करूंगा तो यहाँ आपका ख्याल कौन रखेगा? और वैसे भी ये कहाँ लिखा है कि पढ़ाई लिखाई बस शहर जाने के लिए होती है? मैं यहाँ गांव में रहकर भी बहुत कुछ कर सकता हूँ बाबा। ये है विनय, जो किसी भी हाल में अपने बूढ़े माता पिता को गांव में अकेला छोड़कर शहर जाने को तैयार नहीं था। हालांकि भविष्य को लेकर उसके मन में योजनाएं थीं, लेकिन फिलहाल वो सब्जियां बेचकर ही अपने परिवार का गुजारा चला रहा था। एक तरफ विनय था जो कम संसाधनों में भी बड़े सपने देख रहा था, और दूसरी तरफ थी शालिनी, जो शहर के एक बड़े बिजनेसमैन रायचंद की इकलौती बेटी थी। शालिनी को किसी बात की कमी नहीं थी, लेकिन फिर भी वो खुश नहीं थी। ओफो, अब इस लड़के में क्या कमी है शालिनी? अगर ऐसे ही सबको रिजेक्ट करती रहोगी तब तो तुम्हारी शादी कभी नहीं हो पाएगी। तो आप क्या चाहते हैं पापा? मैं किसी से भी शादी कर लूं क्या? इन सब में वो बात नहीं जो मुझे चाहिए। उफ, पता नहीं कौन सा राजकुमार चाहिए तुम्हें। सुनो, मैं 1 हफ्ते के लिए बाहर जा रहा हूँ काम के सिलसिले में। मेरे लौटने तक या तो तुम कोई लड़का ढूंढ कर ले आओ, नहीं तो मैं जिसे पसंद करूंगा उसी से शादी करनी होगी तुम्हें। इतना कहकर शालिनी के पिता वहां से चले गए और शालिनी इस सोच में पड़ गई कि अब वो क्या करे। ये किस्मत का खेल ही था कि अगले ही दिन शालिनी को अपने कॉलेज ट्रिप पर उसी गांव में जाना था जहां विनय रहता था। शालिनी और विनय की मुलाकात अचानक ही हो गई और सीधा साधा विनय शालिनी को एक ही नजर में भाग गया। और फिर, तुम्हारा दिमाग खराब है क्या शालिनी? तुम उस फटीचर से शादी करोगी? मेरे इतने बुरे दिन आ गए हैं क्या जो एक ठेला लगाने वाला अब मेरा दामाद बनेगा? पापा, वो गरीब तब तक रहेगा जब तक आपका दामाद नहीं बन जाता। मुझसे शादी करने के बाद तो उसके लिए सब कुछ बदल जाएगा ना। पापा, मैंने फैसला कर लिया है, अगर मैं शादी करूंगी तो सिर्फ विनय से, वरना किसी से नहीं। शालिनी की जिद के सामने उसके पिता को झुकना ही पड़ा। विनय ने शादी तो कर ली, लेकिन वो इतना तो समझ गया था कि अब उसके घर में एक बड़ा तूफान आने वाला है जिसका नाम था शालिनी। देखो शालिनी, मैं तुमसे पहले भी कह चुका हूँ, मैं तुम्हारे साथ शहर जाकर नहीं रह सकता। अगर तुम्हें यहाँ गांव में रहने में परेशानी है तो तुम्हें मुझसे शादी करनी ही नहीं चाहिए थी। उफ विनय, मैंने तुमसे बड़ा बेवकूफ नहीं देखा। तुम क्यों यहाँ रहकर हमारी लाइफ बर्बाद करना चाहते हो? मेरे साथ शहर चलो, वहां चलकर मेरे पापा का बिजनेस संभालो और फिर जीवन भर तुम्हारा और तुम्हारे पापा का गुलाम बनकर रहूं। माफ करना शालिनी, ये मुझसे नहीं हो पाएगा। शालिनी को लगा था कि गांव का सीधा साधा विनय शादी के बाद उसके इशारों पर नाचेगा, लेकिन ऐसा कुछ हुआ ही नहीं। अब शालिनी अकेले शहर नहीं जा सकती थी और विनय के साथ गांव में उससे रहा नहीं जा रहा था। फिर एक दिन, देखो शालिनी, माँ ने ये नई साड़ी खरीदी है तुम्हारे लिए। शादी के बाद ये तुम्हारी पहली दिवाली है तो। ओह गॉड विनय, ये लेकर आई है तुम्हारी माँ मेरे लिए? इतना लो ग्रेड कपड़ा तो मेरे घर के नौकर भी ना पहने। शालिनी, शादी के बाद ये तुम्हारा भी घर है और यहाँ मेरी माँ इसी तरह की साड़ी पहनती है, तो अब तुम्हें भी
यही पहनने की आदत डाल लेनी चाहिए। बकवास मत करो विनय, मैं इसे हरगिज नहीं पहनूंगी। सच में पापा बिल्कुल ठीक कहते थे, तुमसे शादी करना मेरी सबसे बड़ी भूल थी। क्या क्या सोचा था मैंने कि तुम्हें अपने साथ शहर ले जाकर तुम्हारी किस्मत बदल दूंगी, लेकिन तुमने तो मेरी जिंदगी को जहन्नुम बना दिया। लेकिन अब बस बहुत हो गया। मैं भी तुम्हें आखिरी बार बता रहा हूँ शालिनी कि मैं अपने माँ बाप को छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगा। तो फिर ठीक है, मैं अकेली ही चली जाती हूँ। तुम रहो यहाँ पर और करो अपने माँ बाप की जी हुजूरी। शालिनी तय कर चुकी थी। उसने फौरन अपना सामान बांधा और घर से निकल गई। ना तो उसे विनय ने रोका और ना ही शालिनी के पिता रायचंद ने उसे समझाने की कोशिश की। इस तरह पूरा 1 साल बीत गया। शालिनी और विनय एक दूसरे से बहुत दूर थे और इस बीच दोनों में से किसी ने भी एक दूसरे से बात तक करने की कोशिश नहीं की। लेकिन सच तो ये था कि शालिनी वाकई विनय से बहुत प्यार करने लगी थी, जिसका एहसास उसे अब विनय से दूर जाकर हो रहा था। शालिनी, ये क्या, तुम्हारी आंखों में आंसू? ये कैसे हो गया? अब तुम बताओ मुझे, क्या चाहिए तुम्हें? पापा, मुझे विनय की बहुत याद आ रही है। मुझे उसके पास जाना है। तो तुम्हें रोका किसने है बेटी? मैं तुमसे कभी कह नहीं पाया, लेकिन सच तो यह है बेटा कि वाकई विनय जैसा लड़का मैं तुम्हारे लिए कभी नहीं ढूंढ पाता। वो लाखों में एक है। उसकी जगह कोई और लड़का होता तो कब का घर जमाई बनने के लिए तैयार हो जाता, लेकिन वो तुम्हारे साथ नहीं आया। यही उसके लायक होने का सबूत है। जाओ बेटा, अपने ससुराल जाकर रहो। वो जैसा भी है, अब तुम्हारा असली घर वही है। विनय से दूर रहकर शालिनी को अपनी गलती का एहसास हो गया था। ठीक दिवाली के दिन वो अपने ससुराल लौटी और खास बात ये थी कि शालिनी ने इस बार वही साड़ी पहनी हुई थी जो उसकी सास ने उसके लिए पिछली दिवाली पर खरीदी थी। शालिनी को देखकर विनय और उसके माता पिता बहुत खुश हुए। अब दोनों के बीच सारे गिले शिकवे दूर हो चुके थे और दिवाली के दियों की रोशनी में विनय और शालिनी का रिश्ता भी जगमगा रहा था।